बिहार के वैशाली जिले का एक लड़का जो कि गुजरात में मजदूरी किया करता है अहमदाबाद के अंदर। अब तभी एक दिन जितना भी उनका ग्रुप होता है मजदूरों का, वो लोग एक जगह घूमने के लिए जाते हैं जो कि ऐसा टूरिस्ट प्लेस टाइप था जहां पर इस तरह के लोग खड़े इकट्ठे हो जाया करते थे और थोड़ी बहुत देर अपना मन लगाकर वहां से वापस लौट आया करते थे। अब जैसे ही लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं तो तभी इस लड़के की नज़र एक भिखारी पर पड़ती है और उसे देखते ही वो पहचान लेता है और देखने लगता है कि समीर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इस बात को सुनकर उसके साथ के जो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि कौन समीर। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो वो जो वहाँ पर भीख मांग रहा है ना, वही समीर है। इस बात को सुनकर वो हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वह कहने लगता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ, ये मेरा खास मित्र था और मैंने तो सुना था कि यहाँ पर इसने अपना घर ले लिया है और राजमिस्त्री से इसे अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं और इसी की वजह से मैं यहाँ पर मजदूरी के लिए आया था। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाते हैं जो और लोग थे और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चल पूछते हैं कि फिर ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर ये भीख मांग रहा है। उसके बाद वो सभी लोगों का ग्रुप सीधा उस भिखारी के पास जाता है जिसको वो समीर कह रहा था और वहां पर जाकर ये लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है, वह कहने लगता है कि यार समीर तू यहाँ पर ऐसा कैसे। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो समीर होता है वह अपनी नज़रें उठाकर देखता और कहता है कि मैं समीर नहीं हूँ। लेकिन तभी उसका जो लड़का वो दोस्त होता है अमन, वो कहने लगता है कि अरे मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूँ, देख तेरी आंख के ऊपर जो निशान है ये मैंने तो दिया था जब हम लोग बाग में से आम तोड़ रहे थे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो समीर होता है यानी जो भिखारी था वह एकदम से अपनी आंखें नम कर लाता है और उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि यार अमन क्या बताऊं, जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमन होता है वह उसे चुप कराता है। कहता है कि आखिर क्या हुआ, बात तो बता मुझे। तो उसके बाद यहाँ पर रोता हुआ समीर जो होता है वो चुप होता है और चुप होने के बाद जब वो उसे पूछता है कि भाई बताओ क्या बात है, तो यहाँ पर वह उसे अपनी बात बताने लगता है। कहता है कि मुझे वहाँ से तुम्हें ये तो पता ही है कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ पर भाग कर आ गया था। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये तो पता है, तुमने हमें बताया था। दरअसल यहाँ पर जो लड़का समीर होता है, समीर राजमिस्त्री का काम किया करता है बिहार के वैशाली जिले के उसी गांव के अंदर जिस गांव के अंदर अमन रहा करता है। और जब यह राजमिस्त्री का काम किया करता है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने टहलने के लिए निकल जाता है दूसरे गांव के मेले में। अब जैसे ही वो मेले में गए थे तो वहीं पर इसकी मुलाकात एक रूबी नाम की लड़की से होती है और रूबी जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, वो भी इसकी तरफ देख रही थी और ये भी इसकी तरफ देख रहा था। अब जैसे तैसे करके जो समीर होता है वह उसे अपना नंबर दे देता है और नंबर देने के बाद रूबी उस नंबर को ले भी लेती है। अब दोनों की फ़ोन पर बातें होती हैं और फ़ोन पर बातें होने के बाद जो रूबी होती है वह उससे प्यार का इजहार कर देती है और इधर जो समीर होता है वह भी अपने प्यार का इजहार रूबी से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे, तो इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों की शादी होना बड़ा ही मुश्किल था। जब दोनों के घर वालों को पता चलता है तो दोनों एक दूसरे को समझाते कहते भाई देखो ऐसा मत करना। लेकिन समीर और रूबी एक दूसरे से प्यार कर चुके थे और इसी वजह से कुछ दोस्तों की मदद से जो समीर होता है वह रूबी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब भागकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो चुनता है कि गुजरात के अहमदाबाद में हमें जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सुना है अच्छी खासी जो मजदूरी है वो मिला करती है, यहाँ से तो काफ़ी अच्छी मिला करती है। ऐसा सोचकर वह अहमदाबाद जाने का तय करता है और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है। अब जिन दोस्तों ने उसे वहाँ से भगाया था उन दोस्तों में ये समीर भी था और जो समीर होता है वह उससे कहने लगता है कि भाई सुना कैसा है, यानी कि बाद में जब बात किया करता है तो वो बताता है कि भाई जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है, यहाँ पर अच्छी खासी मजदूरी मिला करती है और इस मजदूरी को इकट्ठा करके एक छोटा सा घर लेने का प्लान है। इधर जो रूबी होती है वह भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। जो समीर होता है, समीर अपने जीवन को आराम से जी रहा था, मजदूरी किया करता, मजदूरी करके घर पे आता और अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताया करता। लेकिन वहीं पर जो रूबी होती है, जब रूबी घर पर अकेली रहती है तो उसी दौरान कई बार वह छत पर चढ़ जाया करती, जैसे शाम का समय हुआ या सुबह सुबह का समय हुआ तो छत पर जाकर जब वह इधर उधर टहलती है तो वहीं पर पड़ोस की एक छत पर एक और लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है जावेद जो कि हट्टा कट्टा नौजवान था और वह अपनी छत पर चढ़कर कसरत किया करता था।
यानी कि थोड़ी बहुत वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, और रूबी उसे देखने लगती है। अब देखने के बाद रूबी जिस समीर से प्यार कर चुकी थी उसको धोखा देने का फैसला कर लेती है और उसी वजह से वह अब जावेद से नैन मिलाने लगती है। इधर जो समीर होता है उसके घर वाले उससे फ़ोन करते कहते कि बेटा कोई बात नहीं, तू अभी टाइम है, तू उस लड़की को छोड़ दे और तू यहाँ पर आ जा हमारे पास। लेकिन जो लड़का होता है वह उसे साफ मना कर देता, कहता है कि देखो मैं रूबी का हूँ और रूबी मेरी है और तुमसे मेरा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इस बात को सुनकर घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घर वालों को साफ साफ मना कर देता है और धमका देता है। कहता है कि देखो आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा और तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना। सरकार तो हमारा जो साथ दे रही है क्योंकि हम दोनों मालिक हैं और बालिक एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब जो घर वाले होते हैं वह भी चुप हो जाते हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि आज के बाद यहाँ पर देखना मत, और अगर दिख गया ना फिर देख लेना हम क्या करते हैं। क्योंकि जो रूबी के घर वाले थे वो समीर के घर वालों पर थोड़ा बहुत दबाव बना रहे थे सामाजिक तौर पर। लेकिन अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो उसके बाद जब समीर अकेला रहने लगता है और अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने लगता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो रूबी होती है वह जावेद के कंट्रोल में आ जाती है और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे की जो आपसी बातचीत होती है वो भी चालू हो जाती है दोनों की। अब जैसे आपसी बातचीत चालू होती है तो यहाँ पर जो जावेद होता है वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है, तो रूबी भी उस प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध जन्म ले चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो जावेद होता है वह उसके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था रूबी के। और इधर जो समीर होता है, समीर ने भी कुछ पैसे कमाकर एक छोटा सा मकान देखा। मकान को खरीदने के बाद वह उसे रूबी के नाम करवा देता है और उसके बाद रूबी और जो समीर होते हैं वो दोनों उस मकान के अंदर रहने लगते हैं। अभी तक यहाँ पर जो समीर है उसे कानो कान खबर नहीं है कि उसकी पत्नी गलत चलन चल रही है और वह तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता है। लेकिन चूंकि अब उसका सपना पूरा हो गया था, उनका एक अपना मकान हो गया था इस शहर के अंदर, और उसी वजह से अब वह बहुत ही कम मजदूरी पर जाने लगता है, यानी कि मजदूरी का इतना वो नहीं किया करता है जितना कि पहले किया करता था। क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासे जो मजदूरी है वो मिला करती है, राजमिस्त्री का वो काम किया करता है, तो उसी वजह से उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती घर का खर्च चलाने में। तो अब जब उसका मन किया करता तो वह छुट्टी मार दिया करता। तो ऐसे एक दिन की बात होती है, जो रूबी होती है उसने जावेद को अपने घर पर बुला रखा था और उसके साथ वहाँ पर थी, और उसी दौरान जो समीर होता है वह अपने जो काम था उससे हाफ डे लेकर वापस से घर आ जाता है। और जैसे घर आता है तो दरवाज़ा खुला हो मिलता है और घर के अंदर आकर जैसे देखता है तो देखते उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जावेद था और जावेद के साथ रूबी वो सब कुछ कर रही थी जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस बात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसका मन तो करता है कि इनसे झगड़ा करूं, लेकिन बहुत सारे मामले उसने ऐसे सुन रखे थे, तो इसी वजह से वही घर छोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, कहता है कि बाहर निकलो, ये तूने बहुत गलत किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो पत्नी है वो जावेद का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि देखो मैं इससे प्यार किया करती हूं, तो अब इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूं और तुम मुझे तलाक दे दो। यहाँ पर जो लड़का होता है समीर, वह एकदम से हैरान हो जाता है कि जिस पत्नी के लिए उसने घर वालों से भी अपनी लड़ाई कर ली और उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखा, वो उसे धोखा दे चुकी है। अब जो समीर होता है वह उससे कहता है कि रूबी ये तुम क्या कह रही हो, हमने भी तो प्यार करके ही शादी की थी। लेकिन तभी जो रूबी है वो कहती है कि अब तुम्हारे अंदर वो सब कुछ नहीं बचा जो अब फिलहाल जावेद के अंदर है। इस बात को सुनते ही उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है, तो वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो खाली करो मेरा घर और निकल जाओ यहाँ से, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ पर चले जाओ, और तलाक की तो बात है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन तभी जो रूबी है वो कहती है कि कैसे निकल जाऊँ इस घर से, ये मेरे नाम है और तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, मैं तो यहीं पर रहूंगी। दरअसल रूबी और जावेद ने एक दूसरे से बात कर ली थी और जावेद को जब पता चलता है कि रूबी के नाम ही ये घर है तो उसके बाद वह भी उसे और ज़्यादा बेला फुसला लेता है और कहता है कि हम लोग एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो समीर होता है उसके फिर से पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से चुपचाप सा रह जाता है। वहाँ से वह चला जाता है फिलहाल, क्योंकि उसे पता है कि जब घर भी इसके नाम है और उसके साथ ये हट्टा कट्टा नौजवान है तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए वो वहाँ से तो चला जाता है। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जब ये उसका दोस्त जिसका नाम अमन होता है ये यहाँ पर आया है, उस दिन तक वह अब इधर उधर भिखारियों की तरह घूमा करता है और जो भी पैसे उसको मिल जाया करते भीख वगैरह मांग
छोड़कर उनसे शराब पीकर शराब के नशे में धुत रहा करता है। कई बार उसने सोचा कि घर वालों के पास चला जाए, लेकिन किस मुंह से जाए। घर वालों से उसने साफ मना कर दिया था और अपने नाते रिश्ते से भी वो तोड़ चुका था। इसी वजह से वह बेकारियों की तरह रहा करता है। और जब यहाँ पर उसका दोस्त उसे पहचान लेता है और वो कहता है कि भाई ऐसा कर, घर चल, यहाँ पर ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं है, अगर घर वालों के पास जाएगा तो वो तुझे माफ कर देंगे। लेकिन समीर मना करने लगता है। और जब ये कहानी वो अपने दोस्त उसको बता रहा था, अमन को, और उसके साथ जो भी मजदूर थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी थी ही इतनी दर्दनाक, जिस पर लड़की के लिए उसने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया और उनसे कह दिया कि हमसे कोई ताल्लुकात मत रखो। उसी लड़की ने उसे इतना बुरा धोखा दिया है कि इस धोखे से वह चाहकर भी अब नहीं समझ सकता। वो लोग भी उसे सहारा देते, कहते कि भाई देखो, धोखा उसने दिया है, गलत उसने किया है, फिर तुम अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? एक बार चलो तो सही घर वालों के साथ, अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है तो इसके साथ आज ही निकल जाओ और देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो मना करता है, लेकिन जो दोस्त होता है उसका अमन, वह उसे अपनी सौगंध चढ़ा देता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर तू ज्यादा नहीं मान रहा तो पहले मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद तो मेरे साथ चलेगा ना, तुम्हें मेरी कसम है। इस बात को सुनकर जो उसका दोस्त होता है समीर, वह कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक बार बात करके देखो, अगर घर वाले मुझे अपनाने के लिए तैयार हों तो उसके बाद मैं बिल्कुल से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है अमन, वह उसे कहता है कि चलो ठीक है, पहले अपना हुलिया ठीक करो और उसके बाद मैं बात करता हूं। यहाँ पर वह उसे पहले एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर उसे नहलाता धुलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, शेविंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, उस साड़ी को सेट करवाता है और सेट करवाने के बाद अब उसके घर वालों से बात करने लगता है। बातचीत के दौरान यहाँ पर जो लड़का होता है उसे पता चलता है कि जो उसके घर वाले हैं वो एग्री हो गए हैं, क्योंकि उसने उसकी पूरी कहानी घर वालों को सुना दी थी कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मिला है, अगर आप कहो तो मैं इसे अपने साथ ले आता हूँ, और अब ये सुधर चुका है, इसे पता है कि घर वालों के साथ इसने गलत किया है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पिछले 2 साल से लगातार ये ऐसे ही भटक रहा है इधर उधर भिखारियों की तरह, और 2 साल से हमारा इससे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है। इस बात को सुनकर जो घर वाले हैं, उनका तो बेटा था और इसी वजह से वो लोग कह देते कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इसे यहाँ पर ले आओ, उसके बाद हम आप संभाल लेंगे इसको। यहाँ पर जो दोस्त होता है अमन, वह अपने दोस्त समीर को यहाँ से अपने साथ लेकर सीधा उनके घर पहुंच जाता है। सफ़र तो काफ़ी लंबा होता है और रास्ते में ढेर सारी बातें भी वो करते हैं और भी कुछ ऐसी दर्दनाक बातें वो बताता है जिन्हें सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये लोग यहाँ पर आए थे, यानी कि रूबी और समीर जब शादी करके यहाँ पर आए थे, तो इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई ऐसा सहारा नहीं था जिससे अपने जीवन को जी सकें। तो उस टाइम पर जो भी छोटी मोटी मजदूरी मिला करती थी, उन पैसों से वो अपनी पत्नी को खाना खिला दिया करता और खुद भूखा रहकर भी कह लिया करता कि मैं तो वहीं से खाना खा कर आया हूँ। लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी ने जो उसे धोखा दिया, उसे याद कर करके वह बार बार रोया करता है। लेकिन जो अमन होता है वो उसे समझाता है, कहता है कि भाई देख, जिसने तेरा इस तरह से फायदा उठाया उसके बारे में सोचना ही क्या, और छोड़ इस बातों को, अगर तू कुछ भी ऐसा वैसा कदम भी उठाता है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और शायद तुम्हारी बची हुई जिंदगी जेल वगैरह में कटे, तो ऐसा वैसा तो कुछ सोचना मत। तो यहाँ पर जो समीर होता है वो कहता है कि भाई वो चीज़ तो मैं पहले ही सोच चुका हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कदम उठाता हूँ तो मुझ पर ही भारी पड़ेगा, भले उसे उसकी सजा मिल जाए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, मेरी जिंदगी तो और बद से बदतर हो जाएगी। मैं अपनी सजा इसे ही समझा करता हूँ जो मैं इधर उधर भिखारियों की तरह रहा करता हूँ। लेकिन खैर, घर वाले अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, वहां पर अपने जीवन को जी लूंगा, क्योंकि भिखारियों की तरह रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसी बातें करते हुए धीरे धीरे वो लोग सफर तय करते और सफर तय करने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो घर जाने के बाद जो समीर होता है उसके घर वाले उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन लास्ट में जब समीर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए अपने घर वालों से माफी मांगता है, तो उसके बाद वो लोग उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इसके बाद जब समीर जो होता है वह अपने घर वालों के पास रहने लगता है तो वो कहता है कि ठीक है, अब आप लोगों का साथ है तो मैं दोबारा से जाऊंगा और वहां पर जाकर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी जो मजदूरी है वो मिला करती है। तो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेशक से चला जा, लेकिन हमारे कांटेक्ट में जरूर रहना। समीर अभी से अपने घर वालों से कांटेक्ट बनाता है और कांटेक्ट बनाने के बाद दोबारा से अमन के साथ वहां से वापस गुजरात आ जाता है, गुजरात के अहमदाबाद में, और वहां पर फिर से मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करके लगभग 1-1.5 साल के अंदर उसने ठीक ठाक पैसा कमा लिया था, और पैसा कमाने के बाद अब वह अपने घर के लिए घूम रहा था, और तभी अचानक से उसे पता चलता है कि जो घर उसने पहले खरीदा था
वह जो घर था वह घर फिर से बिकाऊ है। अब इस बात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिलहाल पहुंच तो जाता है उस घर को खरीदने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि जिस घर को कोई लोग बेच रहे हैं वह तो किसी और के नाम है, उसकी पत्नी के नाम नहीं है। वह पूछता है कि इस घर के पहले मालिक कहाँ है, तो यहाँ पर वह बताते हैं कि पहले मालिक का हमें ज्यादा कुछ अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो गरीब बस्ती में रहा करते हैं। जो अब इस बात को सुनने के बाद जो समीर होता है वह अब उस घर को तो खरीद लेता है, उसका जो कुछ पैसा था वो लगा लेता है, लेकिन अब इनके घर के पहले मालिकों को ढूंढने के लिए गरीब बस्ती में पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद जब जांच पड़ताल करता है तो उसे एक झोपड़े के अंदर रूबी मिलती है, जिसकी बहुत बुरी हालत थी और वह एक तरह से कूड़ा उठाकर अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। यानी कि कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया और उसे बेचकर जो पैसे आए उसी से खाने का किया और साथ में इस झोपड़े का किराया देने लगती है। चूंकि रूबी के घर वालों ने भी उससे साफ साफ बोल दिया था कि तो हमारे लिए मर चुकी है और उसके लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो रूबी जब जावेद के साथ रहती है तो वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसी हालत में हो गई। लेकिन समीर को यह बात जाननी थी और इसीलिए वह उस झोपड़े के अंदर चला जाता है जहां पर रूबी रहा करती है। और वहां पर जाकर जैसे ही रूबी समीर को देखती है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और रो रो कर समीर से माफी मांगने लगती है। कहती है कि समीर मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो समीर है वो कहता है कि माफ करने का तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ये बताओ कि वो इतना बड़ा घर था तुम्हारे पास, फिर भी तुम इस झोपड़े में कैसे आ गई, क्या इसके बारे में जान सकता हूं? तो यहां पर जो रूबी है वो कहती है कि पहले तुम माफ करोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी। समीर जो होता है उसे जानना था कि आखिर इसने क्यों घर बेचा, तो वह उससे कह देता है कि ठीक है माफ किया। तो उसके बाद जो रूबी है वो बताती है कि जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए थे तो उसके बाद जावेद मेरी जिंदगी में आ गया और जावेद के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कहने लगा कि मुझे ना एक बड़ा घर खरीदना है और बड़ा घर खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। अब इस बात को सुनकर जो रूबी है वो भी उसका साथ देती है और कहती है बताओ क्या करना है। तो वो कहता है कि इस घर को बेच देते हैं। उसके बाद रूबी बिल्कुल भी नहीं सोचती है, क्योंकि जावेद से वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और जावेद के प्यार में उस घर को बेच तो देती है, लेकिन बेचते ही जो जावेद होता है वो उसे लेकर झोपड़पट्टी में आ जाता है और कहता है कि अभी मैं घर ढूंढ रहा हूं और उसके बाद तुम्हें उस घर के अंदर ले जाऊंगा। अब कुछ दिनों तक तो जावेद इसका ख्याल रखता है, लेकिन उसके बाद जो जावेद होता है एकदम से इस तरह से रफू चक्कर होता है जैसे कि जावेद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करवाई थी, लेकिन जावेद का ना तो कोई मोबाइल नंबर था जिससे उसे ट्रेस किया जा सके और ना ही रूबी से उसने शादी की थी। वो लोग तो ऐसे ही रह रहे थे, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप के भी उन्होंने कागज वगैरह नहीं बना रखे थे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई अब तुम जब अपनी मर्जी से तुम्हारा सब कुछ हुआ है, ना ही उसने जबरदस्ती की है, तो तुम किस हक से उस पर कोई केस डाल सकती हो। यहां पर रूबी अब इस बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के बाद यहीं पर रहकर अपना जीवन जी रही है। जब लड़के को पता चलता समीर को कि रूबी को उसके किए की सजा मिल गई है तो वो बड़ा ही खुश होता है और इसके बाद अपने दोस्त अमन को भी इस बारे में बताता है और अपने घर वालों को भी बताता है। रूबी को उसके हाल पर छोड़कर वह वापस से अपने उस घर के अंदर रहने लगता है जो उसने खरीदा है और वहीं पर अपने जीवन को आज तक भी आराम से जिया करता है। ये कहानी हमें जो समीर है उसने ही भेजी है कि उसने इसलिए भेजी है क्योंकि आज तरफ प्यार प्यार चारों तरफ हो रहा है, तो लोगों को थोड़ी सी जागरूकता मिले कि भाई प्यार तो है, प्यार ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इस प्यार के चक्कर में कुछ लोग इतना बड़ा धोखा खा जाते हैं जैसा कि उसने खाया था और उसके बाद इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन जो अमन था उसका दोस्त, वो उसके लिए फरिश्ता बनकर आया और उसके बाद उसने उसे एक नई राह दिखाई और घर वालों ने भी उसका साथ दिया, भले उससे खरी खोटी बातें सुनाई। तो ये बात याद रखना कि घर वालों से बढ़कर ना तो कोई प्यार करने वाली हो सकती है और ना ही कोई और हो सकता है। बाकी आपको जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।